क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नाम तो सुना ही होगा आपने कि धरती गर्म हो रही है साल दर साल, हर पल, हर क्षण। लेकिन जहां दुनिया गर्म हो रही है वहां अगर हम ये कहें आपसे कि भारत ठंडा हो रहा है तो आपका इस पे क्या कहना होगा? आपके दिमाग में कैसे विचार आएंगे? क्या आप अभी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां काफी तेज गर्मी पड़ती रहनी चाहिए लेकिन अभी भी मौसम हल्का सा खुशनुमा ही बना हुआ है, अभी तक उतनी तेज गर्मी पड़ी नहीं? या आपने ऐसा महसूस किया कि भारत में जहां पानी सिर्फ मॉनसून के सीजन में गिरा करता था, अब वो पानी गर्मियों में भी गिरने लगा है? क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि भारत का वातावरण अब ठंडा होने लगा है? बिलीव नहीं हुआ आपको? यकीन नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ? एक आंकड़ा बताते हैं आपको, हमारा नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एक इंटरनेशनल संस्था है जिसमें दुनिया के सारे देशों की गवर्नमेंट अपने अपने देश के क्लाइमेट डेटा को, मौसम के डेटा को शेयर करती हैं। इसीलिए इसका नाम है, इस इंस्टीट्यूशन का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC ने एक ऐसा आंकड़ा सामने लाया है दोस्तों, जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपके कान के पर्दे हिल जाएंगे ये सुनकर कि दुनिया जहां गर्म हो रही है वहां भारत अभी भी ठंडा है और ठंडा होता जा रहा है। जी, बात करें प्री इंडस्ट्रियल एरा की, जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां लगनी इतनी बड़ी तादाद में शुरू नहीं हुई थी। हम सन 1900 से पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त से अब तक, क्योंकि फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है, हम सब जानते हैं, जिससे कि गर्मी फैलती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, प्रदूषण होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसी वजह से पर्यावरण चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो सन 1900 से पहले से आज तक जो तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है वो लैंड एरियाज में 1.59 सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन भारत में ये जो वृद्धि हुई है पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि औद्योगिकीकरण के बाद, वो 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ पाया है भारत का तापमान, भारत के इलाका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो तापमान है। ऐसा कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। हम तो टेम्परेट जोन में, उष्ण कटिबंधीय इलाके में रहते हैं, फिर हमारा तापमान तो और तेजी से बढ़ना चाहिए। भाई, दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी तो इंडिया और चाइना में है, जो यहीं लाई करती है, इसी लाइन में, भूमध्य रेखा के एकदम करीब। तो भाई, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी गाड़ियां चलाते हैं, इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, तो यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा सूरज की किरणें यहीं पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस इलाके में तापमान महज 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है सालाना तौर पे, जबकि दुनिया में 1.59 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है 1900 की एरा से, 1900s की एरा से, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से। समझ रहे हैं आप ऐसा कैसे हुआ? बड़ी बात है ये। अगर इसे कनेक्ट किया जाए पेलियो क्लाइमेटिक डेटा से, पेलियो अर्थ पुरातन या प्राचीन, क्लाइमेट कहने का मतलब मौसम, यानी कि प्राचीन काल के मौसम का जो डेटा है साइंटिस्ट के पास, जिसे उन्होंने कैसे पाया? उन्होंने जो मौसम के सिग्नेचर्स थे, अलग अलग मौसम के अलग अलग सिग्नेचर्स होते हैं जो कि पत्थरों में, सेडिमेंट्स में, चूना पत्थरों में, जमीन के अंदर खुदाई करने में लेयर दर लेयर जमा रहते हैं और पता चलता है कि आज से 10 साल पहले कैसा मौसम था, आज से 100 साल पहले कैसा मौसम था, आज से 1000 साल पहले मौसम कैसा था। वो दर्ज हो जाता है, वो पूरा टाइम, समझ लीजिए एक टाइम मशीन की तरह वहां पर। तो जो डेटा है पेलियो क्लाइमेटिक डेटा और पेलियो जियोलॉजिकल डेटा, इसके साथ में जब उसको कंपेयर किया गया तो ये समझ में आ रहा है कि जब आइस एज आई थी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमयुग की, आज से 21,000 साल पहले जब हिमयुग आया था धरती पर, जब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आप देखते थे कि वहां पर बर्फ की चादर चढ़ी हुई थी। उस वक्त क्या हुआ था? एक बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आया था। बात आज की करते हैं फिर से। आज की अगर बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है इस पूरी बात में, और वो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। आज की तारीख में हिंद महासागर में वेस्ट से ईस्ट की ओर हवाएं बहती हैं। वेस्ट की जो गर्म हवाएं रहती हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, और एक गर्म हवाएं जो हिंद महासागर का पानी होता है उसकी सतह को गर्म करती है, जिससे वो भाप बनता है और रेनफॉल के लिए एक स्टेबल पैटर्न बनाता है। भाई, हमारे यहाँ मानसून में एकदम टाइम टू टाइम पानी गिरता है कि नहीं गिरता है? तो वो कैसे होता है? जब वेस्ट से हवाएं जो हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं और वहां के पानी को, सतही पानी को, जो कि हिंद महासागर का पानी है, उसे गर्म रखती है। लेकिन जो कि
पेलियो क्लाइमेटिक डेटा, प्राचीन काल का जो मौसम का डेटा निकाला गया, तो उससे ये पता चला कि उस वक्त उल्टा हो गया था। जो हवाएं थी वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही थी और ये जो पूरा इलाका था ये ठंडा हो गया था। जब हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगी थी ईस्ट से वेस्ट की ओर, तब आया था आइस एज। और अभी इस प्रकार के हल्के हल्के संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा वापस से हो रहा है। और ये ड्रॉप दिख रहा है, इसके पीछे भी साइंटिस्ट ने दूसरा कारण भी बताया। दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, जिसकी वजह से एरोजॉल बनते हैं। अब एरोजॉल किस चिड़िया का नाम है? एरोजॉल क्या होते हैं? प्रदूषण में जो गैसेस निकलती हैं, साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं और इसकी वजह से ये हवा में एक किस्म का एक लेयर बना देते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो सन की रेज होते हैं, सूरज की जो किरणें होती है, वो इन डस्ट पार्टिकल में टकराती हैं और स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं। वो एक जगह केंद्रित नहीं हो पाती, तो तापमान पूरा बढ़ नहीं पाता। तो एक हिसाब से देखा जाए तो प्रदूषण की वजह से और आबोहवा साफ ना होने की वजह से गर्मी जो पड़नी चाहिए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो पड़ नहीं पा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है। तो दो बड़े कारण हैं। तो क्या कहा जाए इसका, क्या इसका नतीजा निकाला जाए? अब जब हम ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ने वाले हैं और हमारी हवा जब साफ हो जाएगी, यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? क्या गर्मी बढ़ने लगेगी? बिल्कुल बढ़ सकती है। एरोजोल एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से गर्मी कम पड़ रही है। अभी एक और आपको चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं, सुन करके हिल जाएंगे आप। क्या आप जानते हैं कि ध्रुवों पर, पोलर रीजन्स में, खासकर आर्कटिक में, जो तापमान नॉर्मल भूभाग में 1.59 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, हम बता रहे थे अभी आपको, तो आपको बता दें इसका 2 गुना तापमान बढ़ा है पोल्स में, पोलर रीजन में, ध्रुवों में। ये कैसे हुआ? हमारे ध्रुव गर्म हो रहे हैं और हमारा उष्ण कटिबंधीय इलाका ठंडा हो रहा है। ये रिवर्सल हो रहा है दोस्तों, हर चीज पलट रही है। हम आइस एज की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये बात एक रियलिटी है। पोलर रीजन में टेम्परेचर के बढ़ने का एक कारण एल्बिडो इफेक्ट को बताया गया है। अब एल्बिडो इफेक्ट है क्या चीज? एल्बिडो प्रभाव होता क्या है? एल्बिडो इफेक्ट में होता यह है कि क्योंकि पूरी दुनिया में हर तरफ प्रदूषण हो रहा है, हर तरफ धूल के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वगैरह वगैरह हो रहा है, तो उससे धूल जो है पूरे धरती के आबोहवा में मिक्स होकर के सब तरफ मूव करती है। जो प्रदूषण के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा आबादी वाले इलाकों में रह जाते हैं, लेकिन जो धूल के कण रहते हैं वो तैरते हुए पहुंच जाते हैं पोलर रीजन्स तक भी, और वहां पर भी जो ये धूल के कण जम जाते हैं बर्फ के ऊपर में, तो होता क्या है, जितना अधिक कार्बन रहेगा उतना ज्यादा अवशोषण होगा, सूरज की किरणों का अब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज्यादा धूल के कण वहां पर होंगे जो कि बर्फ की सतह पर, ग्लेशियर्स की सतह पर जमेंगे, तो जब टकराएंगे सूरज की किरणें उन बर्फ के रीजन में, तो धूल ज्यादा होने की वजह से वो अब्जॉर्ब कर लेगा सूरज की गर्मी को और जल्दी तेजी से पिघलने लगेंगे ये बर्फ ग्लेशियर्स के। लास्ट जो ग्लेशियर मैक्सिमम दर्ज किया गया था वो आज से 21,000 साल पहले था। ग्लेशियर मैक्सिमम का अर्थ है आइस एज का आना, हिमयुग का आना। अभी देखा जाए तो बहुत तेजी से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र का जो लेवल है, समंदर का पानी का जो लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। हम धीरे धीरे फिर से एक और आइस एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और इस बार जब रिवर्सल होगा तो शायद हमें मौका ही ना मिले रिएक्ट करने का। पर हाँ, अभी भी हम दूर हैं, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है हमें संभल जाने का। अगर हम अभी संभल गए, अगर हम अभी इस धरती को, इसके पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपने मानव मेड, जो भी हमारा जो मानव निर्मित जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसे कम से कम करें और बिल्कुल इन सिंक करें, यानी कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर करें, जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ही क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। नहीं तो आज आप जो अपने आसपास देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, जब ठंडी पड़नी चाहिए तो मौसम गर्म है, ये सब चीजें अगर लगातार बढ़ती रही तो सबसे पहले असर पड़ेगा हमारी फसलों पर। जी हाँ, फसलों को आदत है, पौधों को आदत है एक पर्टिकुलर मौसम में फलने फूलने की, उन्हें पानी समय पर चाहिए। ये सारी चीजें, अगर ये पैटर्न, हमारा क्लाइमेट का जो पैटर्न है अगर वो चेंज हो गया, क्लाइमेट हमारी चेंज हो गई, तो जरा सा शिफ्ट भी हुआ ना, तो समझ लीजिए बहुत सारी ऐसी फसलें जो हम खाते हैं वो गायब हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे जिनके ऊपर फूड चेन पूरी तरीके से निर्भर थी, और जिसका असर हम सब पर भी पड़ेगा। तो हमें समझ जाने की जरूरत है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये धरती जो है ये हमारे लिए नहीं बनाई गई, धरती का अपना खुद का अस्तित्व है और हमें उसके रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। धरती, ये पर्यावरण, ये अर्थ, ये प्लैनेट हमारा हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। हमें सीखना होगा पेलियो क्लाइमेटिक डेटा से, प्राचीन काल के मौसम के आंकड़ों से, जिस तरीके से धरती ने करवट बदली थी, नेचर ने करवट बदली थी, कुदरत ने करवट बदली थी, और जब बदली थी तो बहुत से जीव जंतुओं का नाश विनाश हो गया था, उनका अस्तित्व खत्म हो गया था। हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो अभी समझना हम सबके लिए जरूरी है। जितना हो सके आपसे इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर,
कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।